नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने अखबारों का बंडल, क्या छपा क्या छिपा। कई खबरें हैं दोस्तों। बिहार में जिस ढंग से झगड़ा, लफड़ा, रगड़ा, मतभेद, अलग अलग दलों में जो तू मैं की स्थिति है, सीटों को लेकर मतभेद हैं, उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं। बिहार में कुछ दावे और वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत दिलचस्प है, उस पर बात करूंगा। मोदी को कैसे अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, उस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट है, उसकी बात करूंगा। किसान कानून को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। दिल्ली में एक ट्रैक्टर जलाने की तस्वीर आई है, उस पर भी कुछ खबरें हैं। और उसके अलावा सुशांत के मामले में सीबीआई और AIIMS यानी एम्स की फॉरेंसिक टीम क्या कहीं जाकर फंस गई है, उससे जुड़ी खबर है। और उसके अलावा व्हाट्सएप को लेकर आप सब डरे होंगे कि व्हाट्सएप की चैट, पुरानी चैट कैसे लीक हो रही है, इसको लेकर कोई सवाल है। बहुत सारे लोगों के जहन में कई तरह की चिंताएं हैं। इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें इस वीडियो में भी, और इसके अलावा कुछ खबरें। शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार में चुनाव है और जैसा कि हर चुनाव के वक्त होता है, तमाम दलों के नेता जनता से बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। हसीन सपने ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि कुछ सपनों के आगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी फेल हो जाएं। तो इस चुनाव में भी हर दल के मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं, अगर आप मुंगेरी लाल हैं तो, और या मुंगेरी लाल की तरह सपने दिखाए जा रहे हैं। एक बड़ा सपना बीजेपी ने फिर दिखाया है और मैं उसी सपने से शुरुआत करूंगा। खबर क्या है? बीजेपी, एनडीए के घटक दल, उनके झगड़े, उस पर आगे बात करूंगा। उस सबसे पहले उस बयान पर जो कल बिहार बीजेपी प्रभारी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पटना में दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कल कुछ अहम बातें कही है। शुरुआत उनके बयान से और उसके बाद संदर्भ पर आता हूं, और उसके बाद 15 साल सरकार किसकी है बिहार में, और आज ये दावे और वादे कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने। दो खबरें हैं दोस्तों, एक इकोनॉमिक टाइम्स में, उस खबर पर बाद में आऊंगा, और कुछ वेबसाइट्स में देखा मैंने, अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में नहीं है, पटना के अखबारों में खबर छपी है कि कल देवेंद्र फडणवीस ने पटना में कुछ बातें कही है। उनकी लाइनें दोहराता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात कहता हूं। पहली ही कैबिनेट में उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, क्योंकि आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। उसको लेकर उनकी भी आलोचना हुई कि आज अचानक आप 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उनकी सरकार पर भी चोट हुआ, उनके दौर के कार्यकाल की भी बात हुई, मतलब उनके दौर, मतलब आरजेडी और लालू यादव की। लेकिन अभी हम यहां से शुरू करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में कहा है कि अगर तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, राज्य में किडनैपिंग का रोजगार शुरू होगा, दुष्कर्म और रंगदारी और ये सब उद्योग ऐसे पनपेंगे, हत्या, अपहरण, लूट के रोजगार देंगे युवाओं को। ये तंज किया उन्होंने तेजस्वी के बयान के हवाले से देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन असली बात जो आगे कही वो ज्यादा अहम है। वो क्या कही? तो इन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बिहार में जाकर कहा क्या, मैं बताना चाहता हूं कि यह बिहार लालू यादव वाला बिहार नहीं है। बिहार अब पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बिहार है। यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए यह बिहार बनेगा, और ये प्रधानमंत्री मोदी कैसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के जरिए बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, और बिहार में 58% युवा हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी है, उसमें जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत चिंतित बिहार में दिखे हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी की वजह से औद्योगिक इकाइयां नहीं है, उद्योगों में निवेश नहीं है, और बेरोजगारी, इस दो चीज को लेकर, दो मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है देवेंद्र फडणवीस। सवाल यह उठता है कि 2005 से 2020 तक की अगर बात करें तो बीच के 4 साल
2013 से लेकर 2017, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले, और बीजेपी से नाता तोड़कर लालू यादव के साथ आकर 2017 के कुछ महीनों तक सरकार चलाई, तो इस 4 साल को निकाल दें तो बीजेपी और नीतीश कुमार की साझा सरकार के भी 11 साल हुए। 11 साल सत्ता में रहे साझा, नीतीश कुमार अकेले 15 साल। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए बीजेपी और नीतीश की सरकार के भी 3 साल से ज्यादा हो गए, तो 3 साल केंद्र में सरकार के साथ साझेदारी के हो गए, 11 साल बीजेपी के साथ साझेदारी के हो गए, और अकेले नीतीश कुमार के 15 साल हो गए। तो अब उसके बाद आज अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि बिहार में निवेश नहीं है, बिहार में बेरोजगारी है, और बिहार में 58% बेरोजगार है, प्रधानमंत्री इनके लिए सपना देखते हैं, बीजेपी का ये बिहार है, या ये वो बिहार नहीं है जो लालू यादव का बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का बिहार है, ये सुशील मोदी का बिहार है, तो ये बिहार क्या 13 साल जब ये सरकार में रहे, 11 साल साझा और नीतीश कुमार अकेले 15 साल, तब इनका बिहार नहीं था? तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये ध्यान रखिएगा कि नेता लोग चुनाव के वक्त आते हैं, ऐसे ही हसीन सपने दिखाते हैं। उन सपनों के जाल में फंसने से पहले उनसे 100 सवाल पूछिए कि आपने 11 साल जब बीजेपी सरकार में रही तो आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने निवेश हुए, कितने कारखाने बिहार में लगे, और 15 साल का भी हिसाब जरूर मांगिएगा। तेजस्वी ने जो किया, उनके पिता ने जो किया, उनकी नाकामियों की सजा जनता ने उन्हें दी। ऐसे बेदखल हुए सत्ता से 2005 के बाद से आज तक बीच के उसी 2 साल को, करीब 2 साल को छोड़ दें तो सत्ता में नहीं है। तो सवाल बीजेपी से पूछने का वक्त है कि आज जब इतने बड़े दावे और वादे कर रहे हैं तो उस 11 साल में क्या किया जिसमें साझा सरकार चली, और इस 3 साल में क्या किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त बिहार को है। आज आप बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, तो आप आज तो आपको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, आंकड़े देने चाहिए कि बीजेपी और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू के गठबंधन ने इतने दिनों में, इतने सालों में इतने लोगों को रोजगार दिए, इतने इन्वेस्टमेंट आए, इतने निवेश के लिए कारखाने खुले, इतनी औद्योगिक इकाइयां खुली, और दुनिया भर से इतने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। ये तो आंकड़े देने का वक्त है। लेकिन ये सवाल जब बीजेपी करती है, ये कोई भी नेता करता है, आपको याद होगा सुशील कुमार मोदी का चर्चित बयान, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें उन्होंने जब कोरोना में बिहार में मौतें हो रही थी, बहुत सवाल उठ रहे थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बिहार में अस्पताल नहीं बनाए। अरे लालू यादव ने अस्पताल नहीं बनाए, लालू यादव को सत्ता से दखल हुए हो गए 15 साल। फिर कह रहा हूं बीच के कुछ महीनों को छोड़ दीजिए जब गठबंधन में सरकार थी, तेजस्वी और तेज प्रताप सरकार में थे, लेकिन जब आपकी सरकार ने, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, वो बताएंगे कि लालू यादव ने 2005 के पहले नहीं किया, उसकी बताएंगे। तो ये सवाल है, और इसलिए यहां से अब शुरू करता हूं दोस्तों। ये खबर कई अखबारों में पटना में छपी है, और जब मैं ये देखता हूं कि अब बिहार लालू यादव वाला नहीं है, पीएम मोदी और नीतीश वाला है, तो भाई ये पीएम मोदी वाला तो कई सालों से है, नीतीश वाला तो 15 सालों से। तो ये सवाल की बजाय अब जवाब देने का वक्त है, अब बताने का वक्त है कि दरअसल हमने ये किया है। यही सवाल है, और सवाल तेजस्वी यादव पर भी है। ये वाजिब सवाल है कि तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि 9 लाख बेरोजगारों ने उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये सवाल तेजस्वी के पिता लालू यादव के कार्यकाल पर भी था। तो उस कार्यकाल में क्या हुआ, विपक्ष पूछ रही है। सवाल उन पर वाजिब है कि चुनाव के समय ही ये लॉलीपॉप, ये झुनझुना, ये ऐसे सपने, इतनी बड़ी बड़ी बातें सब चुनाव के वक्त ही क्यों करने लगते हैं? और सत्ता में आने के बाद किसने किसको कितना रोजगार दिया? और बिहार में अगर रोजगार के इतने ही अवसर सृजित हुए होते बीते 30 सालों में, 25 सालों में, 90 के दशक से लालू यादव का राज और उसके बाद 15 साल से ये राज, अगर ये सब हुआ होता तो 30 साल में कम से कम 3 दशक में तो बिहार की तस्वीर जरूर बदली होती। ठीक है, बिहार में नीतीश के राज में सड़क बिजली की बेहतर व्यवस्था हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, कानून व्यवस्था भी कुछ बेहतर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सवाल यहां रोजगार का है, सवाल निवेश का है। इस 2 मोर्चे पर बिहार में जो स्थिति है, मैं एक बिहारी होने के नाते मैं जानता हूं और हर बिहारी जानता है। अब आते हैं खबरों पर दोस्तों। बिहार को लेकर कई तरह की खबर है, उसके बाद बाकी खबर पर। सबसे बिहार में एक कहावत है, झोटा झोटव्वल। लोग बोलते हैं कि ये झोटा झोटव्वल हो रहा है, तो ये झोटा झोटव्वल, हालांकि झोटा तो महिलाओं को होता है, तो झोटा झोटव्वल भी महिलाओं में ही होगा। लेकिन राजनीतिक दलों में मैंने शुरू में जैसा कि कहा, झगड़ा
लफड़ा रगड़ा ये सब कुछ चल रहा है। चल क्यों रहा है? दो गठबंधन सामने है मुख्य तौर पर, महागठबंधन और दूसरा एनडीए का गठबंधन। लेकिन महागठबंधन में क्या है, छेद और होने लगा है। उसमें से निकलकर आरएलएसपी के कुशवाहा बाहर निकल गए, उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व को ही नकार दिया और उसके बाद कुछ और खेल में लगे। हालांकि कहा जा रहा है बीजेपी से भी सेटिंग, एनडीए से भी सेटिंग के चक्कर में वो चाहते हैं कि उनको कुछ सीटें ज़्यादा मिले। वो उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी से के नेतृत्व को नकार कर निकले। कहा यह जा रहा है आरजेडी उन्हें 12 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। तो एक तीसरे मोर्चे की कहानी खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी हर चुनाव के पहले पकती है, काट के हांडी मत समझिए, ये बार बार चढ़ती है, तो इस बार भी चढ़ेगी। तो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी का अंजाम क्या होगा, कई अखबारों में खबरें हैं। उसमें खास बात यह है कि एलजेपी और बीजेपी और एनडीए, जेडीयू मतलब एनडीए यही हुआ, यहां एलजेपी की दावेदारी को लेकर झगड़ा है। बीजेपी की तरफ से अभी मैं आज देख रहा हूं, पटना के प्रभात खबर से शुरू करता हूं। आज पहली बार मैंने उस तरह से ई पेपर में पटना के प्रभात खबर को देखा कि लोजपा को मिला 27 सीटों का ऑफर, प्रभात खबर ने छापा है। और लोजपा मतलब चिराग पासवान, मतलब रामविलास पासवान के चिराग, चिराग मतलब इन्वर्टेड कोमा, चिराग पासवान ज्यादा दावेदारी करते हैं। शुरू में तो 140 सीट बता रहे थे कि वो इस खेल में थे कि बीजेपी को पटाए रखे, नीतीश कुमार को थोड़ा बाहें चढ़ाते हुए नीतीश कुमार को आंखें दिखा रहे थे। लेकिन वो ऐसे होना नहीं था, बिना नीतीश के बीजेपी नहीं चलेगी, बिना बीजेपी के नीतीश नहीं चलेंगे अगर दोनों गठबंधन में। तो एलजेपी अब ज्यादा सीटों पर मोलभाव कर रही है, ये खबर है, प्रभात खबर की लीड है। और उसके बाद 1-2 दिन में इनको फैसला करना होगा। इसके अलावा बिहार को लेकर कई अखबारों में खबर है और उस खबर से ये लग रहा है, जो अलग अलग अखबारों में मैंने देखी, उससे बात यही निकल के आ रही है कि अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत विस्तार से खबर लिखी है कि कैसे तीसरा मोर्चा बनाने की जो खिचड़ी पक रही है और उसमें कौन कौन से दल हैं। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के वक्त अपने वोट बैंक के दम पर, उनका दावा है कि उनकी जो जातिगत राजनीति है उस जाति का जो वोट बैंक है वो 7 से 8% कुशवाहा वोट, इसलिए वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं। इधर भी दोनों तरफ से उनका खेल जारी है। अब आरजेडी का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस और आरजेडी में झगड़ा चल रहा है। आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दे चुकी है, जो अखबारों में दिख रहा है मुझे, पटना के अखबारों में भी। कांग्रेस चाहती है 70 से 80 सीटें। दावा कर चुके हैं अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया हैं, कि अगर हमें 70 से 80 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले 243 पर जाएंगे। कांग्रेस को अपनी हैसियत और औकात का शायद अंदाजा होगा कि 243 सीटों पर लड़ने का क्या मतलब होता है, 200 से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त होना। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां की ज़मीनी हकीकत अगर अलग लड़ेंगे तो इससे भी बुरा हो सकता है, इससे भी बुरा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आरजेडी चाहती है कि उसको 148, 145, 140 सीटें मिले क्योंकि उसकी दावेदारी बनी रहे। छोटी पार्टियां हैं, उसमें छोटी पार्टियां एक अलग तरह से आरजेडी के साथ कुछ तालमेल करने के चक्कर में है, जिसमें मुकेश साहनी की पार्टी भी है। वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा सीटें दो, और साथ में साहनी चाहते हैं कि उन्हें अभी से वादा कर दिया जाए कि चुनाव के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर सरकार बनी। तो मछली है अभी पानी में, लेकिन वो मछली निकालेंगे, उसको तलेंगे, उसको खाएंगे, बड़ा हम खाएंगे, छोटा तुम खाना, मूड़ा हम खाएंगे, पूछ तुम खाना, ये लड़ाई अभी चल रही है। तो ये खबर है, कई अखबारों में विस्तार से है। और एक्सप्रेस ने एक खबर ये छापी है तीसरे मोर्चे की, ये अंदर के पन्ने में है। जैसे संतोष सिंह पटना के बहुत शानदार रिपोर्टर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और कभी भी पटना बिहार की राजनीति को समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा करें। संतोष सिंह ने किताब भी लिखी है बिहार की राजनीति पर। तो संतोष सिंह की एक स्टोरी है, नॉमिनेशन टू बिगिन एलाइज अनडिसाइडेड, और इसी में है आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम हिंट ऑफ ए थर्ड फ्रंट। मतलब आरएलएसपी, ओवैसी की पार्टी, और बीएसपी, ये तीनों मिलकर, और छिटपुट कुछ खुदरा पार्टी, ये सब मिलकर कुछ तीसरे मोर्चे की खिचड़ी पका रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा। अब इसमें हर दल की स्थिति जो है, बीएसपी को करीब 2% वोट मिले थे बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, सब पे बुरी तरह से हारी थी, सब पे जमानत जब्त पिछले चुनाव में। तब वो दावे 40 सीटों की कर रहे थे शुरू में कि 40 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे सीमांचल इलाके में, किशनगंज और आसपास के इलाके में। उपचुनाव में उन्हें एक कामयाबी मिली। तो अगर चुनाव में राजनीतिक ताकत के तौर पर देखेंगे तो चाहे बीएसपी हो, चाहे ओवैसी हो, ये वोट कटवा हो सकते हैं,
लेकिन चुनाव जीतकर 10, 20, 25 सीट जीतकर कोई किंग मेकर हो जाए या इनके आधार पर सरकार में कोई इनकी हैसियत हो, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है। और ये जो तीसरे मोर्चे की कवायद है वो सिर्फ अभी इसमें से जो दल हैं ये इधर या उधर, महागठबंधन में या एनडीए के गठबंधन में, अभी चाहते हैं कि उनको ज्यादा सीट मिले, इसलिए भीतर खाने बात भी चल रही है। नहीं बनी तो तीसरे मोर्चे की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। और इसमें छोटी पार्टियां हैं, यही इसमें विस्तार से इसमें खबर लिखी है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी को कुछ सीटों पर पिछले चुनाव में 10,000 से 12,000 वोट मिले थे, तो जैसा कि मैंने कहा ये वोट कटवा हो सकता, लेकिन विधानसभा में इनके 2-4 उम्मीदवार जीत कर आ जाएं, इसकी गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है। तो ये एक तीसरे मोर्चे की कहानी है। मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ बात हो जाएगी, बीजेपी से भी कुशवाहा की बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद तेजस्वी को लेकर सवाल है कि तेजस्वी बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर में है, लालू यादव जेल में है। पिछले चुनाव की बात करेंगे तो लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, दोनों की ताकत, साझा ताकत, मोदी की चुनौती, अमित शाह के बयान, मोदी का डीएनए वाले बयान, अमित शाह के पटाखे वाला बयान कि अगर बिहार में नीतीश लालू जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। उस बीच मोहन भागवत का वो बयान आरक्षण वाला, जिसको लालू यादव ने बहुत क्या कहें बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। वो सारे मुद्दे, वो स्थितियां 2015 के चुनाव की थी, उससे इस बार की स्थितियां बहुत बदली हैं। लालू है नहीं, नीतीश बीजेपी के साथ हैं, तेजस्वी अकेले हैं। तेजस्वी के परिवार में खटपट पहले से है, चुनाव लड़ना चाहते हैं 140-45 सीट पर। उनकी इस दावेदारी को उनका कोई गठबंधन मानने को तैयार नहीं। एक छिटक के गया, कांग्रेस बाहें चढ़ा रही है, तो सवाल उठता है होगा क्या। तो महागठबंधन की स्थिति फिलहाल चिंताजनक है, आगे क्या होगा देखते हैं। और ये तीसरे मोर्चे की कहानी जो मैंने बता दी, मोटे तौर पर हर अखबार में छपी है, नवभारत टाइम्स में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है और छिटपुट अखबार में। तो ये तो हो गई दोस्तों बिहार की कहानी। और बिहार पर अब कोशिश करूंगा कि मैं अलग से कुछ ज़्यादा बात बिहार पर हम लोग करते रहें, कुछ गेस्ट के साथ, कुछ अतिथियों के साथ भी आने वाले समय में कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि बिहार की तस्वीर मिले। तो ये तो हो गई बिहार की बात। अब आते हैं एक और जो बड़ी खबर है किसान को लेकर। किसान को लेकर किसानों का विरोध, किसानों का प्रदर्शन, किसानों का हंगामा, किसानों का आक्रोश और विपक्षी दलों की लामबंदी अपनी तरफ से जारी है। और आपको पता होगा सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को कहा है कि वहां अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके किसान के जो कानून हैं उनको रोकें। वो कैसे रोकेंगे वो बात करते हैं, कैसे रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, कल दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर जलाया गया। ट्रैक्टर को ट्रक में लाया गया था, पुराना खटारा ट्रैक्टर था और उसको ट्रक से गिराया गया। तस्वीरें वीडियो देखा और उसको जलाया गया, शोर हुआ, नारेबाजी हुई। तस्वीरें हर अखबार में छपी है, यहाँ भी छपी है, नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है, भास्कर में भी है, हर अखबार में पहले पन्ने पर है। भास्कर की तो लीड ही है, पहले पन्ने की लीड है। देश में पंजाब में सीएम धरने पर, यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरेस्ट और इंडिया गेट पर ट्रैक्टर फूका। और इसी तरह सारे अखबार में खबर है, अमर उजाला में भी है, बाकी अखबारों में भी। इस मामले में मेरी राय थोड़ी अलग है, ये यहाँ भी है। और ये ट्रैक्टर जलाने की जो तस्वीर है, शुरू में लगा कि ट्रैक्टर कहाँ से आया, बाद में तस्वीर साफ हो गई कि ट्रैक्टर दरअसल किसान ट्रक में लाए थे। और उसके बाद इसकी आलोचना हुई कि यह तरीका सही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि उस वीवीआईपी इलाके में इस तरह से ट्रैक्टर लाकर जलाना, आगजनी करना, यह गलत है। ऐसे रास्ते अख्तियार न किए जाएं कि आगे उसके बाद हिंसा हो, पुलिस फायरिंग करे, गोलियां चले और कुछ सुरक्षा की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां हो जाए और उसके बाद वो तनातनी कुछ अलग ऐसी दिशा में जाए जहां नहीं जाना चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि अमरिंदर सिंह का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा, नवभारत टाइम्स में है, कि मेरा ट्रैक्टर जलाऊं तो क्या। और अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ट्रैक्टर जलाना किसानों के गुस्से को दर्शाता है, मेरा ट्रैक्टर है उसे मैं जलाना चाहता हूं तो समस्या क्या है। अब यह सवाल उठता है, सर आपका ट्रैक्टर है, आप जला लीजिए, अपने खेत में पराली जलाते हैं ना, वैसे ट्रैक्टर जला लीजिए, लेकिन उस ट्रैक्टर को लाद कर यहां लाना और राजपथ पर उलट के ट्रैक्टर जलाना, मुझे लगता है ये अराजकता है और इससे बचना चाहिए। विरोध के हजार तरीके हैं और उन तरीकों का अख्तियार किसान कर रहे हैं और करें, और दशकों से होता रहा है, हर पार्टियां करती रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजों से बचना चाहिए जिसका अंजाम बुरा ना हो।
तो एक ये खबर है। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपने, सोनिया गांधी ने कहा है अपने मुख्यमंत्रियों को, इसमें सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्हें कहा है कि अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार करें जो केंद्रीय कानूनों को निष्क्रिय करता है। और वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं, महासचिव, उन्होंने कहा है संविधान का यह अनुच्छेद विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए कानून पास करने की इजाज़त देता है। और इस बीच ये भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। ये हेडलाइन है हिंदुस्तान की, उसी में विस्तार से छापा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1.5 करोड़ के आसपास गरीब किसान इन राज्यों में हैं, और कैसे कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर, संसद तो अब स्थगित हो चुकी, संसद का सत्र पूरा हो चुका, संसद में कानून पास हो चुका, तो सड़क पर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजे खटखटाने की कोशिश कर रही है। ये खबर है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ इसी अपील के साथ कि ऐसी स्थिति ना हो कि हिंसा हो, गोलियां चले, पुलिस की तरफ से चले और उसके बाद लगे कि किसान अराजक हो गए, इस स्थिति से बचना चाहिए। एक खबर हरसिमरत कौर को लेकर है। हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता, प्रकाश सिंह बादल की बहू, सुखबीर सिंह बादल की पत्नी, और अकाली दल 22 सालों तक एनडीए का घटक दल रहा। शुरुआती दिनों के जब एनडीए का गठन हुआ था वाजपेयी के समय, और वाजपेयी सत्ता में आए थे 98 में, तब से एनडीए के साथ रहा अकाली दल। लेकिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और उसके बाद एक तरह से एनडीए से तनातनी के बाद दोनों के रास्ते अलग होने का ऐलान। लेकिन एक खबर जो आई है, जो बार बार कहा जा रहा है कि हरसिमरत कौर और बादल परिवार इस अध्यादेश के पक्ष में था 10 दिन पहले तक, इस्तीफा देने के 10 दिन पहले तक, और न सिर्फ पक्ष में था बल्कि विपक्ष पर हमले कर रहा था, वीडियो संदेशों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा था कि यह अध्यादेश किसानों के लिए कितना फायदेमंद है। किसानों को विपक्ष भटका रहा है, भरमा रहा है, विपक्ष के बहकावे में किसान ना आए। लेकिन जब लगा बादल परिवार को, हरसिमरत कौर को, प्रकाश सिंह बादल को या सुखबीर बादल को, कि ये मामला किसानों के आक्रोश का संसद से ज़्यादा सड़क पर दिखने वाला है, विपक्ष की आवाज़ भले संसद में दब जाए या कानून पास हो जाए लेकिन सड़क पर यह जोर पकड़ेगा, तो ये परिवार भी किसानों का हितचिंतक बन के बाहर आया। खबर के हिसाब से मतलब यही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है जिसमें अमन शर्मा की खबर है, यहाँ खबर छपी है जिसमें 10 days बिफोर क्विटिंग मोदी गवर्नमेंट हरसिमरत बैक्ड फार्म ऑर्डिनेंसेस, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें जानकारी है कि हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा देने के 10 दिन पहले ही इस अध्यादेश को, आपको पता होगा कि पहले अध्यादेश लागू हुआ था और उसके बाद कानून बना, तो अध्यादेश को हरसिमरत कौर ने समर्थन किया था। और हरसिमरत कौर का एक वीडियो मैसेज है जो उनके फेसबुक पर है, 7 सितंबर को पोस्ट हुआ है। उस वीडियो में उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के वीडियो का हवाला देकर लिखा है कि यह अध्यादेश किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। 8 मिनट का वीडियो है, विपक्षी पार्टियों के बहकावे में किसान ना आए। और इससे पहले 3 सितंबर को प्रकाश सिंह बादल ने भी वीडियो मैसेज के जरिए यही बात कही थी कि अध्यादेश कितना सही है, और अध्यादेश के समर्थन में बादल परिवार था। लेकिन मामले ने तूल पकड़ा, दोनों ने सोचा कि ये वक्त है किसानों के साथ खड़े दिखें, क्योंकि विपक्ष, अमरिंदर सिंह और बाकी पार्टियां और किसान खास तौर से, पंजाब और हरियाणा के किसानों और पंजाब खास तौर से जहां इनकी राजनीति पूरी है, पंजाब के किसानों को जब सड़क पर, पटरी पर, शहरों में देखा तो बादल परिवार भी उनका हितचिंतक होकर उनके साथ आ गया, सरकार से बाहर आया, ये कहा गया। एक खबर की दिलचस्पी है। अब एक खबर है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 2019 के बाद से, खास तौर से 2019 की जबरदस्त कामयाबी के बाद, चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के बाद, जो उनके घटक दल हैं या तो मौन हैं या नाराज हैं या नाराजगी व्यक्त करने से डरते हैं, और गाहे बगाहे नाराजगी व्यक्त भी कर देते हैं क्योंकि उनका आरोप है कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। चूंकि बीजेपी को 300 से ज़्यादा अपनी सीटें अपने दम पर आ गई, इसलिए घटक दलों की हैसियत, औकात शब्द हाल के दिनों में बहुत चर्चित हुआ है, जानते हैं कि कैसे चर्चित हुआ। तो मोदी की नज़र में, बीजेपी की नज़र में, विपक्ष, माफ करें, मोदी की नज़र में, बीजेपी की नज़र में गठबंधन के घटक दलों की औकात अब उतनी नहीं है जितनी 2019 के पहले 2014 के बाद थी।
या 2014 के पहले वाजपेयी के समय में थी। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है, ये खबर अंदर के पेज पर है। ये राकेश मोहन चतुर्वेदी की खबर है, एक स्केच भी छपा है कि कैसे मोदी जी बैठे हैं सोफा पर और उसके बाद गठबंधन का एक प्रतीक है, एक कैरिकेचर है, वो कैसे सोफा पर बैठा है। मोदी जी का विराट कद है और उस कद के सामने चूजे की तरह गठबंधन का एक कैरिकेचर प्रतीक बैठा है। और इस खबर में यही कहा गया है कि जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ा वैसे वैसे गठबंधन की हैसियत या गठबंधन की अहमियत खत्म हो गई या कम हो गई। और उसके बाद इस खबर में विस्तार से बताया है कि 2019 के बाद स्थितियां कैसे बदली और 2019 से पहले क्या स्थिति थी। और ये अभी कहा भी गया था अकाली दल की तरफ से, कल ही खबर छपी थी कि एनडीए में किसी की कोई हैसियत नहीं। और ये हम देख भी रहे हैं, जब ये सरकार बनी और जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब ये भी खबर आई कि जेडीयू 2 कैबिनेट बर्थ चाहता है, 2 मंत्रिमंडल में बर्थ चाहता है, नहीं तो एक कैबिनेट एक इंडिपेंडेंट एमओएस, लेकिन एक बर्थ दिया जा रहा था। और उसके बाद जेडीयू की नाराजगी की खबर उसी समय आई रंग में भंग की तरह, जिसमें कैबिनेट विस्तार जिस दिन हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी दोनों की मजबूरी है, नीतीश की भी मजबूरी बिहार में, बिहार के संदर्भ में। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर में विस्तार से दिया। समझिए, इससे गठबंधन का आपको पता चलेगा कि 80 में बीजेपी के गठन के बाद से, बीजेपी 1980 में बीजेपी का गठन हुआ जनता पार्टी की सरकार के फॉल के बाद। उसके पहले जनसंघ था, आपको पता होगा, जो 77 में जनसंघ और सब मिलकर जो जनता पार्टी बनी थी। और जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी के विखंडन के बाद 80 में बीजेपी बनी। और बीजेपी के गठन के बाद बीजेपी की कोशिश रही कि छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ आए ताकि उसका एक अम्ब्रेला बड़ा हो सरकार में आने के लिए। 84 में 2 सीटें थी, आपको पता होगी। लेकिन 98 में अगर बीजेपी की बात करें, जब पहली बार सत्ता में आई, सत्ता में ऐसे 96 में भी आई वाजपेयी की सरकार, जो 13 दिन में गिर गई क्योंकि बहुमत नहीं था। लेकिन 98 में वाजपेयी की सरकार बनी तो 24 पार्टियां साथ थी। वाजपेयी और आडवाणी की कोशिश होती थी कि गठबंधन के दल, घटक दल मिलकर एक अम्ब्रेला बनाए ताकि एक वैकल्पिक सरकार हर समय देने की स्थिति में हो कांग्रेस की मोर्चेबंदी के सामने या जो बाकी संयुक्त मोर्चा था उसके सामने। और उसके बाद सरकार चली भी, 98 में जीते, 99 में जीते और उसके बाद सरकार चली। 2004 के बाद से स्थितियां बदली। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने यही लिखा है कि कैसे उस दौर में सेना, शिवसेना की हैसियत थी, बाला साहब ठाकरे सेना प्रमुख थे। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल की हैसियत थी, मुख्यमंत्री भी रहे और अकाली दल के एक कद्दावर नेता थे। मोदी हालांकि उनको पांव अभी भी छूते हैं। लेकिन सेना पहले अलग जा चुकी और सेना की स्थिति मंत्रिमंडल में उनके पोर्टफोलियो और मंत्रालय को लेकर झगड़ा पहले एनडीए 1 में भी था, मतलब मोदी के पहले कार्यकाल में था। इस कार्यकाल में तो आप तमाशा जानते ही। तो यही इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि मोदी के लिए अब इनकी अहमियत बीजेपी की नज़र में या मोदी की नज़र में न के बराबर है, क्योंकि 2019 में 303 सीटें मिली, 2014 में 282 सीटें मिली, बहुमत से 10 ज़्यादा तो फिर भी थोड़ी थी, लेकिन 300 पार हो गई। और बीजेपी और मोदी को लगता है मोदी नाम केवलम, मोदी हैं तो वो हैं, मोदी नहीं तो वो नहीं। इसलिए विस्तार से खबर को इसने छापा है। और एक दौर था जब एनडीए के लिए जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर हुआ करते थे 1998 में, और जसवंत सिंह एनडीए के घटक दलों के साथ बैठकें करके सबको खुश रखने की कोशिशें करते थे। तो ये भी बात थी कि उस समय बीजेपी के लिए उन सबको जोड़े रखना मजबूरी थी, उनके बिना बीजेपी सत्ता और सरकार में नहीं हो सकती थी। वाजपेयी की सरकार गिरी भी थी, बहुत चर्चित किस्सा है कैसे सरकार गिरी, कैसे एक वोट से सरकार गिरी, जयललिता, गिरधर गोमांग की भूमिका, वो बहुत चर्चित किस्सा है। खैर, अब आते हैं तो ये खबर एक दिलचस्प ढंग से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है गठबंधन और उसको समझने के लिए। उसके बाद एक खबर थोड़ा दूसरी चीज़ पर जाने से पहले आपके मतलब की हो सकती है, वो है आइडियल वेट। पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए मैं बता दूं चूँकि बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लीड है उसमें खबर है कि आइडियल वेट अप, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसने आइडियल वेट 5 किलो बढ़ा दिया है। मतलब क्या, समझ लीजिए, 2 लाइन में ख़त्म करता हूँ। इस खबर में ये कहा गया है कि पहले जो था एक आइडियल वेट महिला और पुरुष के लिए, उस समय था कि 2010 तक जो तय एक मानक था, मानक कह सकते हैं कि पुरुष का वजन, आइडियल पुरुष का वजन 60 किलो होना चाहिए और महिलाओं का 50 किलो होना चाहिए।
अब जो ये नया मानक गढ़ा गया है, महिलाएं 55 किलो 5 किलो बढ़ सकती हैं, पुरुष 65 किलो 5 किलो ज़्यादा। और उसके बाद इसी में एक हाइट को लेकर भी है कि भारतीय पुरुष का आइडियल रेफरेंस मानक जो था 5 फीट 6 इंच और महिलाओं का 5 फीट, अब इसको बढ़ाकर 5 फीट 8 इंच और महिलाओं का 5 फीट 3 इंच किया गया है। ये एक नया मानक बनाया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, एक ग्राफिक्स भी छापा है, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इसमें आप लोग देख लें कि आप कहाँ फिट बैठते हैं, आप 60 किलो में हैं, 65 किलो में हैं और हाइट क्या है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाइट तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले ने दिया है। ऐसा नहीं है कि आप 5 फीट 6 इंच के हैं तो 5 फीट 12 इंच के हो जाएंगे लटक के बांस बल्ले पे, नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेट पर कंट्रोल आपके हाथ में है, वजन पर कंट्रोल आपके हाथ में है, खान पान पर कंट्रोल करें, फिटनेस पर ध्यान रखें। और इस मामले में मैं मोदी की तारीफ करता हूं, पीएम मोदी की। कम से कम इस मुद्दे पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लगातार बात की है। तो अपने हाइट को तो आप छोड़ दीजिए भगवान भरोसे, लेकिन अपने वेट को नियंत्रित करिए, ये फिटनेस के लिए ज़रूरी है। इस खबर से वो संदेश है। अब एक खबर जो सुशांत को लेकर है कि सुशांत को लेकर लगातार 3 महीने 3.5 महीने से क्या चल रहा है आपको पता होगा। और ये मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में भी कहा था कि आखिरकार स्थितियां वहीं जा रही है कि न सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच रही है कि सुशांत की हत्या हुई, न एम्स की फॉरेंसिक टीम इस नतीजे पर पहुंच रही है कि हत्या हुई। और अब ये दोनों टीमों ने आपस में जो अपनी रिपोर्ट शेयर भी किया है, खबर आ रही है। अब हालत ये है कि जहां से चले थे और हत्या की तलाश, हत्या की थ्योरी की तलाश में चले थे, मुंबई के डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर चीज़ को खारिज किया गया। एम्स से टीम गई दिल्ली से मुंबई और उसके बाद एम्स की टीम भी हत्या के नतीजे पर नहीं पहुंची है। पहले पन्ने पर नवोदय टाइम्स ने छापा है, राजपूत की मौत में एम्स फॉरेंसिक किसी निष्कर्ष पर नहीं। और कुछ और अखबारों में है, नवभारत टाइम्स में भी है, कुछ और अखबारों में। और इस पर मैं पहले से भी कई बार इस पर मैं बात कर चुका हूं कि अब क्या सीबीआई टीम, क्या एम्स की फॉरेंसिक टीम फंस गई है सुशांत के मामले में? सवाल यही है। इसलिए फंस गई है क्योंकि सीबीआई टीम को जिस ढंग से इस मामले में जांच दी गई, बिहार से मांग उठी, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी ने बयानबाजियां शुरू की, बिहार सरकार ने बयान दिए और उसके बाद सीबीआई को जांच दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, जांच दी गई क्योंकि परिवार भी चाहने लगा। और अब क्या सीबीआई 2 महीने के बाद भी करीब करीब होने जा रहे हैं, नतीजे पर नहीं पहुंची, तो क्या सीबीआई फंस गई है? फिर एम्स की टीम गई, एम्स की टीम ने मुंबई के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को खारिज करते हुए या असहमति जताते हुए उसके बाद समानांतर जांच की। और उसके बाद हर चैनल पर दर्जनों फॉरेंसिक एक्सपर्ट गले में कुछ बांधते हुए, कपड़ा बांधते हुए, तमाम तरह के डेमो कर करके दिखाते रहे कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। लेकिन अब अगर इस नतीजे पर दोनों टीमें पहुंच रही है, देश की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई, देश का प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स, दोनों की टीम अगर पहुंच रही है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई, तो क्या हत्या कहने वाले वो तमाम लोग, चैनलों पर बोलने वाले, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तमाम नेता, बीजेपी के दर्जनों नेता, दर्जनों एंकर, दर्जनों पत्रकार और सैकड़ों नामचीन हस्तियां क्या प्रायश्चित करेंगी अगर लगेगा कि उन्होंने कातिल कातिल कातिल, कत्ल 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 ये चीखा चिल्लाया 3 महीने तक? दर्जनों वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं चैनलों के, जिसमें मुंबई की कई अभिनेत्रियां, कई अभिनेता, कई पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आकर ऐसे बता रहे हैं जैसे उस कमरे में उस वक्त बैठे थे जब सुशांत का कत्ल हुआ और कत्ल करके किसी ने टांग दिया। पूरा एकदम ऐसा विवरण किया मनोहर कहानियां स्टाइल में बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं या जो कहा जा रहा है, जो आकलन है, उस आकलन के मुताबिक सुशांत राजपूत की मौत में एम्स फॉरेंसिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है। यही अखबार में है, ये अलग अलग अखबारों में ये छपी है। और अगर निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो अब क्या होगा? और वो भी केंद्र की एजेंसी है। अगर केंद्र की एजेंसी नहीं होती तो फिर आरोप लगते। मुंबई पुलिस को तो खारिज किया, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स 3 एजेंसी जांच कर रही है। विकास सिंह जो सुशांत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो ड्रग्स का जो पूरा एनसीबी जो परेड करा रही है, जो भी कर रही है, उससे सुशांत की मौत या सुशांत की हत्या की जांच से कोई रिश्ता नहीं। उनकी नाराजगी आ चुकी, परिवार की नाराजगी आ चुकी। तो सवाल उठता है उसके बाद क्या कोई प्रायश्चित करेगा? क्या उन लोगों की जमात जिन्होंने 3 महीने से इस देश में ऐसा माहौल बनाया कि सुशांत की हत्या हुई, कैसे हुई, क्या हुई, उनका क्या होगा? यही खबर है। सूत्रों के मुताबिक हुई बैठक में केंद्रीय CFSL
एम्स बोर्ड और सीबीआई की बैठक में दोनों एजेंसियों ने मौत पर मिली जुली राय दी, जिसके बाद सीबीआई इस केस में उलझ गई है, क्योंकि उनकी भी 40 दिनों की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि सुशांत को साजिशन सुशांत की हत्या हुई। 40 दिनों की जांच में सीबीआई को कुछ नहीं मिला है, ये आप समझ लीजिए। 40 दिनों की जांच में बार बार कर रहा हूं, 40 दिनों की जांच, मौके का मुआयना, मौके पर जो एक आकलन के लिए जितने तरीके अख्तियार करना, सुशांत की बहनों के साथ भी, उनके घर में रहने वाले नौकरों के साथ भी, सब कुछ करने के बाद देश की प्रीमियर एजेंसी एम्स के डॉक्टर्स के साथ, सीएफएसएल के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ, सबकी जांच के बाद हत्या के सबूत नहीं। तो चलिए, इस पर मेरा आक्रोश इसलिए है क्योंकि सवाल सुशांत का नहीं है। सुशांत की अगर हत्या हुई तो हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। सुशांत का कत्ल हुआ तो कातिलों को सलाखों के पीछे ताउम्र होना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है उससे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो सवाल उठता है, उनका क्या जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को कातिल घोषित किया? उनका क्या जिन्होंने 3 महीने से कत्ल है करके देश में ऐसा माहौल बनाया और बिना किसी आधार के सच सामने आने वाला? तो ये खबर है। अब उसके बाद क्लोजिंग करता हूं, एक छोटा सा। व्हाट्सएप को लेकर आप सबकी चिंता होगी और वो चिंता हाल में इसी मामले से पैदा हुई है। व्हाट्सएप को लेकर लोगों की चिंता यह है कि व्हाट्सएप चैट कैसे सार्वजनिक हो सकता है? क्या किसी के व्हाट्सएप में कोई 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने पहले का पुराना चैट कोई देख सकता है क्या? ये जिस ढंग से दीपिका का 3 साल पुराना चैट, ड्रग चैट ही सही, लेकिन सार्वजनिक हुआ, पता चला दर्जनों लोगों के व्हाट्सएप चैट तक एक्सेस सीबीआई, ईडी या एजेंसी जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनका एक्सेस हुआ। तो ये डर भय लोगों के मन में है कि क्या व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत चैट महीनों पुराना, सालों पुराना, वो एक्सेस किया जा सकता है। तो इस बीच इसको लेकर एक खबर है, लीक से व्हाट्सएप यूजर्स में खलबली, इसने छापा है नवोदय टाइम्स ने, नवभारत टाइम्स ने भी विस्तार से छापा है। और इसमें जो ऑल्टरनेट विकल्प हैं, वैकल्पिक जो ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐप हैं, उसकी तरफ लोग जाने लगे हैं, जिसमें एक टेलीग्राम का नाम है। मैं भी टेलीग्राम और सिग्नल यूज़ करता हूं। उसमें है कि 64% लोगों ने 15 सितंबर के बाद टेलीग्राम यूजर्स की संख्या बढ़ी, 64% संख्या बढ़ गई 19 सितंबर के बाद, जब से ये सब खबरें बहुत आई। 18 लाख लोगों ने 19 से 24 सितंबर के बीच टेलीग्राम को डाउनलोड किया और उसके बाद चैट लीक होने की वजह से हुआ। सीक्रेट चैट की क्या खूबी है, कैसे है, क्या लोगों में बेचैनी और डर है, कैसे बहुत सारी कंपनियों ने अपने कंपनी प्रमुख और प्रोफेशनल्स को कह दिया है कि आप सिग्नल और चैट, टेलीग्राम खास तौर से आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें सुरक्षित। हर आदमी की एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी या उस चैट में आप बहुत कुछ बातें करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं सार्वजनिक हो, लेकिन अगर कोई उस चैट में किसी का एक्सेस है और कोई घुसकर उस पर नज़र रख रहा है तो ये डर और चिंता वाजिब है बहुत सारे लोगों में। तो ये खबरें नवभारत टाइम्स ने भी अंदर के पन्ने में इस पर विस्तार से छापा है। इस पर मैं एक अलग वीडियो आज ही बनाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा डेटा चोरी से बचना हो तो ऐसे बचाएं प्राइवेसी। और उसके बाद नवभारत टाइम्स ने विस्तार से छापा है। तो इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को जो अजीत अंजुम के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज जो अजीत अंजुम के नाम से फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। और नमस्कार।